नमस्कार मित्रों। जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की बीएड प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं मिड टर्म और इन टर्म एक ही साथ हो रही हैं। 16/2/2023 से फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर से परीक्षाएं प्रारंभ हुई हैं। आइए आज हम लोग बीएड तृतीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां, जिसका कोड है EDU BED 110 से संबंधित मिड टर्म और इन टर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए पहले इस तृतीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां के अंतर्गत संपूर्ण पाठ्यक्रम को देखा जाए। तो कुल 5 यूनिट में संपूर्ण पाठ्यक्रम है। आप जैसा देख रहे हैं स्क्रीन पे, पहला यूनिट जो है प्रथम यूनिट, इसमें पढ़ना है आपको शिक्षण की अवधारणा पढ़ना है। दूसरे टॉपिक में शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण अवस्था एवं स्तर, यह प्रथम यूनिट है। इसमें आपको इनमें शिक्षण की अवधारणा, शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण अवस्था एवं स्तर को पढ़ना है। दूसरा यूनिट आपके सम्मुख है, आप देखते जाइए। दूसरा यूनिट जो है उसमें है संप्रेषण, शिक्षण के प्रतिमान एवं उपागम, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, शिक्षण के उपकरण, सूक्ष्म शिक्षण, फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धतियाँ, अनुकरणीय सामाजिक कौशल, प्रशिक्षण एवं पृष्ठपोषण, ये पढ़ना है द्वितीय यूनिट में। आप इसे देख लें, पूरे यूनिट को आपको टच करना है, तब आपका पूरे प्रश्न जो परीक्षा में आएंगे आप आसानी से कर लेंगे। तीसरा यूनिट है आपका शिक्षण अधिगम, अवधारणा एवं संबंध, शिक्षण की बाल केंद्रित एवं शिक्षक केंद्रित उपागम, शिक्षण एवं प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग प्रणाली, दूरस्थ शिक्षा एवं खुला अधिगम प्रणाली। और चौथे यूनिट में आपको पढ़ना है शिक्षण की विधियाँ, पाठ योजना। और यूनिट पंचम यानी कि 5वें यूनिट में वृत्ति या व्यवसाय के रूप में शिक्षण, ये प्रमुख 5 यूनिट के अंतर्गत आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम था। आप इसे देख लें। इन जो टॉपिक मैं इसमें लिखा हूँ इसके संबंधित प्रश्न बनने ही बनने हैं। हाँ, इतना हो सकता है किसी से कुछ अधिक प्रश्न बन जाए, किसी से कुछ कम, लेकिन टच तो पूरा सिलेबस होगा। अभी समय है आपके पास, आप इसे अच्छी तरीके से देख लें। और मिड टर्म में जैसा कि आप जानते ही हैं 6 डिस्क्रिप्टिव प्रश्न रहेंगे, किन्हीं 3 को करना होगा। और ऑब्जेक्टिव जो इन टर्म की परीक्षा होगी, साथ ही उसमें 40 ऑब्जेक्टिव मूड में प्रश्न रहेंगे और 40 करना है। तो आइए एक प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम को मैं ध्यान में रखते हुए उस प्रैक्टिस सेट को बनाया हूँ। आइए देर न करते हुए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। जैसा कि सम्मुख है बीएड तृतीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, मिड टर्म खंड अ जो है डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि व्याख्यात्मक। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और लगभग 200 शब्दों में 6 पेज होता है। आपको 200 शब्दों में, मैक्सिमम 200 शब्दों में, नहीं 150 से 200 के बीच में आप लिखेंगे। पहला प्रश्न मैं रखा हूँ आपके लिए, शिक्षण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है शिक्षण की विशेषताएं बताइए। तीसरा प्रश्न है संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। और चौथा प्रश्न है शिक्षण के प्रतिमान स्पष्ट कीजिए, या शिक्षण के प्रतिमान ऐसे ही लिख देगा, आपको बताना है, या लिख देगा शिक्षण के प्रतिमान से आप क्या समझते हैं। पांचवा प्रश्न है अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या है। और छठा है
अभिक्रमित अनुदेशन से आप क्या समझते हैं या अभिक्रमित अनुदेशन क्या है। तो यहाँ पे आप देखें, पहला प्रश्न है शिक्षण की अवधारणा को स्पष्ट करें। तो शिक्षण की जो अवधारणा है इसे आप देख लें, समझ लें। आप शिक्षण को जानते ही हैं कि जो शिक्षण है वह कई कई विद्वानों ने कई कई परिभाषाएं दी हैं। जो परिभाषाएं हैं वे परिभाषाएं आपके इन टर्म के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि हम लोग सटीक शब्दों में शिक्षण की अवधारणा को स्पष्ट करें तो शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण के कार्य को संपन्न करने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करता हुआ और छात्रों के व्यवहार में आत्मीयता के साथ वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। अर्थात हम कहें तो एक परिपक्व व्यक्ति दूसरे कम परिपक्व व्यक्ति के संपर्क में आता है और उन्हें भावी जीवन के प्रति व्यवस्थित करता है, उनके मार्ग में आने वाली समस्याओं को दूर करते हुए उन्हें राष्ट्र का एक योग्य नागरिक बनाता है। तो इसे आप संप्रेषण के से आप क्या समझते हैं 200 शब्दों में आप अर्थ लिखेंगे। एक दो विद्वानों की परिभाषा, जैसे कि स्मिथ के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। जेम्स एंड थाइन के अनुसार अगर देखा जाए, पहला जो देखे हैं स्मिथ के अनुसार है शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह स्मिथ का है। इसी तरह से 2-3 परिभाषाएं आप तैयार कर लेंगे और परीक्षा में लिखेंगे। उसी तरह से शिक्षण के प्रतिमान की जो बात हो रही है तो कई शिक्षाविदों ने कई प्रतिमान को व्यवस्थित किया है। तो आप उन्हें बताएंगे कि शिक्षण के प्रतिमान वो हैं कि जो शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मददगार होते हैं। अगला प्रश्न है अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या हैं। तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य जो किसी भी पाठ्य वस्तु को तय करते हुए या किसी की संरचना करते हुए अनुदेशनात्मक उद्देश्य तय किए जाते हैं, आप उन्हें देख लेंगे, तैयार कर लेंगे। और अभिक्रमित अनुदेशन आप जानते हैं कि एक क्रम से होता है। इसके अभिक्रमित अनुदेशन जो है, यह अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन आप देख सकते हैं 2-3 प्रकार का होता है, रेखीय, साखी और मैथेटिक्स। तो आप इन बिंदुओं को, इन प्रश्नों को मिड टर्म के लिए तैयार कर लेंगे आप। आइए अब जो खंड ब होगा वो विकल्पी मूड में मैं मात्र आपको 20 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, लेकिन इसके एनालिसिस में आपको कई प्रश्न मिलेंगे। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर, मेरे चैनल के स्टडी बाय बीरेन सर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि बीए तृतीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित प्रैक्टिस सेट और मिड टर्म से संबंधित प्रश्न और इन टर्म से संबंधित प्रश्न मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आप उन्हें प्रैक्टिस करें। मेरा उद्देश्य था इस प्रैक्टिस सेट से आप तक मैं पहुंचूं और आप लोग पहले की बनाई गई जितने वीडियो प्लेलिस्ट में बीएड तृतीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र के हैं उन्हें आप देख लें। और सारे तृतीय सेमेस्टर से संबंधित सारे पेपरों से संबंधित मैं वीडियो बना चुका हूं। कंटेंट है, बढ़िया है, आप देख लें एक बार और उसके बाद परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होंगे। पहले भी आप देखे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो 40 प्रश्न करने रहेंगे, मैं मात्र 20 प्रश्न दिया हूं। पहला परिभाषा है शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह परिभाषा किसकी है? यहाँ पे परिभाषा है आपके सम्मुख, आप एक बार और देख लें। परिभाषाओं को बार बार रिवीजन करने से याद हो जाता है। यह परिभाषा है शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह कथन है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है, आप सही आंसर का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, स्किनर का। स्किनर महोदय ने कहा शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख दिखाई दे रहा है, शिक्षण की प्रकृति है विज्ञान व कला दोनों, कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी।
अ व ब दोनों यानी कि शिक्षण की प्रकृति जो है वह शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। तीसरा प्रश्न है शिक्षण है। तीसरा प्रश्न जो आपके सम्मुख है इसमें है शिक्षण है राजनैतिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, आर्थिक प्रक्रिया सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं मिड टर्म में समझाते हुए बताया कि शिक्षण जो है वह एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी तीसरे का बी ऑप्शन सही होगा। चौथा प्रश्न आपके सम्मुख दिखाई दे रहा है, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, अनुकूलता का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है आपका उपर्युक्त सभी। तो आप जानते हैं, पढ़े भी होंगे कि जो शिक्षण के सिद्धांत हैं वे तीनों हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि जो शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं वह भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न समय पर कोई निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत बोला दिया, कोई अनुकूलता का सिद्धांत, कोई सक्रियता का सिद्धांत। इस तरह से जो सामान्य सिद्धांत बने शिक्षण के, इसके अंतर्गत आप देख लीजिएगा, तैयार कर लें। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया है, पहली बार शिक्षण सिद्धांत शब्द का प्रयोग किसने किया। प्रश्न सुने आप कि पहली बार शिक्षण सिद्धांत शब्द का प्रयोग किसने किया। आप इसे देखें, 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। जेम्स ब्रूनर हैं, पेटरसन हैं, गेज हैं, थाइन महोदय हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर का आप चयन करें। यह प्रश्न सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, जेम्स ब्रूनर ने 1963 में पहली बार शिक्षण सिद्धांत शब्दों का प्रयोग किया, जैसा कि आधुनिक समय में किया जाता है। उसके बाद पेटरसन ने किया था। तो यहाँ पे पहली बार की बात है तो जेम्स ब्रूनर होंगे इसका सही उत्तर। और छठा प्रश्न है आपका कि बुनियादी शिक्षण या बेसिक शिक्षण प्रतिमान किसका है। तो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन चारों में सही ऑप्शन का चयन करें। प्रश्न क्या है, प्रश्न आप देखें कि बुनियादी या बेसिक शिक्षण प्रतिमान किसका है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान रॉबर्ट ग्लेसर महोदय का है। और अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। यहाँ पे देखिए जेम्स ब्रूनर का था, हट गया है, आप देख लेंगे। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में कितने भाग या स्तर हैं। यह प्रश्न बुनियादी शिक्षण से ही है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7वें का। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में कुल 4 भाग या स्तर हैं। पहला है शैक्षिक उद्देश्य, दूसरा है प्रवेश व्यवहार, तीसरा है शिक्षण कार्यप्रणाली और चौथा है कार्य निष्पादन मूल्यांकन। तो आप इसे देख लेंगे। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8 है आपके सम्मुख, कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल प्रस्तुत किया। प्रश्न सुने, कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल प्रस्तुत किया। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। स्टोलुरो एवं डेनियल डेविस का, फ्रेड स्कैलर का, व ब दोनों, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल स्टोलुरो एवं डेनियल डेविस ने प्रस्तुत किया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। और यहाँ पे एक बात और देख लें हम लोग कि कंप्यूटर आधारित शिक्षण मॉडल प्रस्तुत किया था स्टोलुरो एवं डेनियल डेविस ने। और यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है आपका फ्रेड एस कैलर। तो फ्रेड एल कैलर जो हैं PSI को देखें क्या है, तो यह पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि निजीकरण शिक्षण व्यवस्था के जो प्रवर्तक हैं उन्हें
फ्रेड स्केलर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर पीएसआई को पूछेगा तो उसका आंसर आप दे लेंगे। मेरा उद्देश्य है कि आप पूरे अपने सिलेबस को, जो पाठ्यक्रम है उसको आप टच करें, पांचों यूनिट को। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 है, कार्य विश्लेषण गेने का शिक्षण सिद्धांत में कितनी श्रेणियां हैं? यहाँ पे देखें, कार्य विश्लेषण सिद्धांत किसका है? तो गेने का है। यहाँ आपका तैयार हो गया, किसका है? गेने का है। और इसमें कितनी श्रेणियां हैं? तो इसमें टोटल सीखने की जो 8 श्रेणियां हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 8। इसमें सबसे निम्न स्तर पर कौन है? तो वह होगा संकेत अधिगम। और यदि सबसे ऊपर उच्च श्रेणी की बात करें, वह होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या हल। तो आप इसे देख लेंगे, तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है आपके सम्मुख। क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत व्यवहार में कितने नियम हैं? क्रिया प्रसूत सिद्धांत में कितने नियम हैं? आप इसे देखें, तैयार कर लें कि जो क्रिया प्रसूत व्यवहार के कितने नियम हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, जल्दी से आप चयन कर लिए होंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, 4। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो स्किनर हैं। और यदि यह पूछे कि इसके कितने नियम हैं, तो 4 हैं। कौन कौन? तो प्रबलन, विलोपन, सामान्यीकरण और विभेदीकरण। तो आप इसे तैयार कर लेंगे। अगले प्रश्न को देखें, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्रश्न संख्या 11 है, शिक्षण की अवस्थाएं हैं। शिक्षण की अवस्थाएं हैं। तो जो शिक्षण की अवस्थाएं हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं कि 5 हैं? तो यहाँ पे सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन बी, शिक्षण की अवस्थाएं 3 हैं। पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था। और यह पूछा जाए कि शिक्षण की अवस्थाओं को 3 भागों में किसने बांटा है, तो यह जैक्सन महोदय किए हैं। और जैक्सन महोदय ने 1966 ईस्वी में शिक्षण की 3 अवस्थाओं का विभाजन किया था, पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था और उत्तर क्रिया अवस्था। तो आप इसे तैयार कर लें। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 12 आपसे पूछा गया है, आप देख लें। निम्न में से कौन शिक्षण के स्तर हैं? निम्न में से कौन शिक्षण के स्तर हैं? स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो आप इसे देखें, सही आंसर का आप चयन करें। यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर ये शिक्षण के स्तर हैं। और यहीं से यदि प्रश्न पूछे कि स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिपादक कौन हैं, तो हर्बार्ट हैं। स्मृति स्तर के कौन हैं? हर्बार्ट हैं। स्मृति स्तर के हर्बार्ट हैं। और आप यहीं देखें बोध स्तर का, तो बोध स्तर के मॉरिसन हैं। कौन है? मॉरिसन हैं। और यदि चिंतन स्तर की बात करें, चिंतन स्तर के शिक्षण के स्तर के प्रतिपादक कौन हैं, तो ये जो हैं वो हैं हंट महोदय हैं। चिंतन स्तर के हंट महोदय हैं। आप लोग इसे तैयार करते रहे, यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति। प्रश्न है, कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, आप सही ऑप्शन का चयन करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका सही उत्तर जो होगा वह 4 ऑप्शन है, लैटिन के कम्युनिस्ट से, कम से, कम्यून से, कमान से, कॉमन से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है कॉमन अर्थात सामान्य।
14 नंबर प्रश्न को देखें। 14 नंबर प्रश्न है संप्रेषण के प्रकार हैं। संप्रेषण के प्रकार हैं, आप इसे देख लें कि संप्रेषण के जो प्रकार हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों संप्रेषण के जो प्रकार हैं वो शाब्दिक और अशाब्दिक हैं। आप संप्रेषण को अच्छी तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि संप्रेषण से एक दो परिभाषा भी आएगा और संप्रेषण से ये प्रकार भी आएगा और प्रक्रिया को भी आप देख लेंगे। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व जो हैं उन तत्वों को आप देख लेंगे। संप्रेषण प्रक्रिया में 9 तत्वों की बात होती है। संप्रेषण संदर्भ, संदेश का स्रोत, संदेश संप्रेषण का माध्यम, संकेत या प्रतीक, एनकोडिंग, डिकोडिंग, पृष्ठपोषण और संदेश ग्रहणकर्ता। तो आप इसे देख लेंगे, इसके सिद्धांत को भी देख लेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 15 है अभिक्रमित अनुदेशन। यहाँ पे आप देखें जो बात है अभिक्रमित अनुदेशन की बात चल रही है। अभिक्रमित अनुदेशन, जो अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार हैं, 4 ऑप्शन हैं, आप सही ऑप्शन का चयन करें। जैसे रेखीय है, साखी है, मैथेटिक्स है, सभी है। आप चयन कर लिए होंगे, आपको पता भी होगा। अभिक्रमित अनुदेशन के जो प्रकार हैं वो सही ऑप्शन डी सभी प्रकार हैं। रेखीय है, साखी है, मैथेटिक्स है। यहाँ पे अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ से बात करें तो अभिक्रमित अनुदेशन छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने की एक आधुनिकतम विधि है। अभिक्रमित अनुदेशन जिसमें बच्चा अपने स्तर से, अपने ज्ञान के आधार पर एक क्रम से अधिगम करता हुआ आगे बढ़ता है। अब यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि अभिक्रमित अनुदेशन में रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन अथवा बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन थे? तो स्किनर हैं। कौन है? स्किनर हैं। और यदि साखीय की बात करें कि साखीय के कौन हैं, तो जो साखीय के हैं वह हैं आपके श्री नार्मल। कहीं कहीं नार्मल देता है, कहीं कहीं नार्मन एक क्राउडर देता है। तो आप देख लेंगे साखी अभिक्रमित अनुदेशन के श्री नार्मन एक क्राउडर महोदय है। और मैथेटिक्स के जो हैं, मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक थॉमस एफ गिलबर्ट महोदय हैं। क्या नाम है इनका? देख लें, थॉमस एफ गिलबर्ट। स्किनर है रेखीय के, साखी के नार्मन एक क्राउडर हैं और मैथेटिक्स के जो हैं वह थॉमस ए गिलबर्ट हैं। आप इन्हें तैयार कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। यहाँ पे प्रश्न देखें, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो शैक्षिक उद्देश्यों का यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ब्लूम, क्रैथवाल तथा मसीह सिम्पसन सभी। तो शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया उस समय ब्लूम का नाम लिया गया था कि ये ब्लूम ने, लेकिन ब्लूम जो थे शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, लेकिन वे ज्ञानात्मक पक्ष को और उसके भावनात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम, क्रैथवाल तथा मसीह थे। और 1964 में, जैसे कि यहाँ पे हम एक देख लें, क्लियर हो जाएगा। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण को हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और तीसरा है क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक पक्ष। तो जो ज्ञानात्मक पक्ष है वो ब्लूम महोदय ने दिया था सर्वप्रथम, इसलिए शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो पहली बार इसलिए किया था ब्लूम ने ज्ञानात्मक का, तो ब्लूम का नाम जुड़ जाता है। इसके बाद जो ब्लूम, क्रैथवाल तथा मसीह थे, ये लोग भावनात्मक पक्ष को प्रस्तुत किया और मनोक्रियात्मक या क्रियात्मक का जो प्रस्तुतिकरण किया वो सिम्पसन ने किया था। तो यहाँ पे ब्लूम होंगे। लेकिन यदि आपसे यहाँ पे इसको भी विभाजित करके पूछे कि ज्ञानात्मक पक्ष के कितने चरण हैं, तो 6 चरण हैं। कौन कौन है? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। और भावात्मक के कौन है? तो इसमें भी 6 हैं। ग्रहण करना, अनुक्रिया, अनुमूलन, विचारना, व्यवस्था,
चरित्र निर्माण, उसी तरह से क्रियात्मक का भी है, इसमें भी 6 हैं। उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत डालना। तो मेरा उद्देश्य है कि इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपने पाठ्यक्रम को देखें, वहाँ जाके तैयार करें, अभी समय है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया है, आपके सामने है कि 17 प्रश्न है, शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधियां हैं। प्रश्न है, शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने की विधियां हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, रॉबर्ट मेंगर विधि, ग्रोनलुंड विधि, मिलर विधि, सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने की विधियां जो हैं, रॉबर्ट मेंगर द्वारा बनाई गई विधि, उसे रॉबर्ट मेंगर विधि के नाम से जाना जाता है। दूसरा है ग्रोनलुंड विधि, तो ग्रोनलुंड महोदय के नाम से जुड़ा हुआ है ग्रोनलुंड विधि। और मिलर विधि, ये भी जो हैं, ये सब शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधियां हैं। आप इन्हें देख लेंगे। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट का आविष्कार किया था। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, सही ऑप्शन का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, श्यामपट्ट का आविष्कार किया था जेम्स विलियम ने। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के जनक माने जाते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डी एलन महोदय को सूक्ष्म शिक्षण के जनक के रूप में जाना जाता है। यहीं पे अगर देखें शिक्षण मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो सिडनी एल प्रेसी जो महोदय हैं शिक्षण मशीन का आविष्कार किए थे। किसका किए थे? शिक्षण मशीन का। आप इसे तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज का है, शिक्षण सामग्री के प्रकार हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है, श्रव्य, दृश्य, श्रव्य, दृश्य, उपयुक्त, सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप जानते होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी। शिक्षण सामग्री के प्रकार है श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य। श्रव्य मतलब जो सुनाई दे, दृश्य मतलब दिखाई दे, और श्रव्य दृश्य मतलब सुनाई और दिखाई दोनों दें। तो मित्रों, मैं मात्र इस 20 प्रश्नों के माध्यम से एनालिसिस दिया हूँ। आप लोग अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम को, जैसा कि मैं बताया हूँ, जहाँ जहाँ जो प्रश्न बना है उसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और इसके अलावा जो प्रश्न आएंगे वो कॉमन सेंस पे होंगे, आप आसानी पूर्वक कर लेंगे। तो मित्रों, आज इतना ही। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे अंकों से आप पास हों। धन्यवाद।